तो हम लोग देख रहे थे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स की। सबको पता है बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है। ये अकाउंटिंग में अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, सबको बहुत ही ईजिली समझ में भी आ जाता है क्योंकि फैमिलियर हैं हम लोग इसके अगेंस्ट। तो अगर हम लोग बात करें बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब सिंपल से जो डेटर्स हो गए जिनको हमने गुड्स बेचा बट दे आर नॉट एबल टू पे अस द अमाउंट, या फिर किसी कारण बस उनसे हमें पेमेंट नहीं मिला और फाइनली वो पैसा मेरा डूब गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। अब अगर बिजनेस में भी इस तरह के बैड डेब्ट्स होते हैं तो क्या वो खर्चा है, वो लॉस है, वो उसको हम बिजनेस में दिखा सकते हैं? तो इनकम टैक्स कहती है हाँ बिल्कुल, टू क्लेम डिडक्शंस। अगर बैड डेब्ट्स अगर आप दिखा रहे हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करना, और जैसे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप उस बैड डेब्ट्स को आप आराम से दिखा दो अपने बिजनेस, अपने पीएल में एज अ एक्सपेंसेस, एज अ लॉस। पहला नंबर, देयर मस्ट बी अ डेप्ट। ध्यान रखना सच में वो डेप्ट होना चाहिए, उधार होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा वो डेप्ट है कि नहीं है? इसके लिए आपने जब लोन, जब भी मतलब उधार दिया होगा या बेचा होगा तो उसका इनवॉइस होगा आपके पास, ठीक है ना? जिसको भी उधार दिया उसका एक कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डेप्ट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द असेसी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जो आपने उधार दिया है वो उधार किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है आपके बिजनेस से, प्रोफेशन से। ये नहीं कि आपने रिलेटिव को, अपने पर्सनल रिलेशन के तहत आपने अगर किसी को अगर उधार दिया है और वो पैसा डूब गया, आप उसको बिजनेस में थोड़ी ना दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपने किसी को उधार दिया है, किससे कनेक्टेड? आपने बिजनेस से कनेक्टेड, जैसे कि सामने वाला आपसे उधार खरीदा गुड्स, आपने उसे गुड्स उधार बेच दिया, आपको लगा कि पार्टी पैसा दे देगी, अब तुम्हें क्या पता कि पार्टी इतना धोखेबाज है और उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है? यानी कि तुमने जो उधार दिया था वो बिजनेस के कनेक्शन में ही था। तीसरा नंबर, डेप्ट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द असेसेबल इनकम। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो डेप्ट है, जो डूबा हुआ जो पैसा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूट कर रहे हैं इन असेसेबल इनकम। हम लोग अपना असेसेबल इनकम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को वो डेप्ट को शामिल करना पड़ रहा है। डेप्ट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी। यानी जो भी डेप्ट है, जो भी आपका डेप्ट है, जो भी आपका उधार है, वो आप रिटर्न ऑफ, यानी उसको राइट ऑफ करना होगा, उसको खत्म करना होगा। यानी वो डेटर आपका खत्म हो चुका है ना। मान लो कोई डेटर है 25,000 रुपये का, वो पैसा नहीं दे रहा है, अब तो वो डेटर खत्म ना, अब उसको आपको बुक से हटा देना होगा। ये नहीं कि आप बैड डेप्ट भी दिखाओ और उसको अभी भी डेप्ट में दिखाते रहो 25,000, ऐसा नहीं। तो डेप्ट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से उसे रिटर्न ऑफ कर देना, उसको नहीं, उस डेटर को फिर हटाना है ऑफ द एसएसी। इफ द अमाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स एंड डाउटफुल डेप्ट्स। बहुत सारे होते हैं ना, डाउटफुल होता है कि इनसे पैसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग याद है प्रोविजंस बनाते थे अकाउंट्स। देन इट शैल नॉट बी टेकन एज बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ। तो उसको हम बैड डेप्ट्स राइट ऑफ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको डाउटफुल है ना, आपको लग रहा है कि डूबेगा, डूबा तो है नहीं ना। जब डूब जाएगा तब आप उसको राइट ऑफ करना। और जब तक आपको लग रहा है कि हाँ मे भी पैसा डूब जाए 25,000 रुपये, देन आप उसको अभी प्रोविजन में डाल के रखे हो, तो प्रोविजन में डाल के रखे हो तो वो आपका बैड डेप्ट्स नहीं होता, वो खर्चे में नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, बैड डेप्ट्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज नॉट एडमिसिबल। हाँ, अगर आपने अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया और उस डिसकंटिन्यू की वजह से बहुत सारे बैड डेप्ट्स हुआ है, या जो भी बैड डेप्ट्स हुआ है, फिर वो डिसअलाउड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या था वो बैड डेप्ट्स होने का? आपका कारण था, क्योंकि आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, ठीक है? और अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करते तो पैसा आता। तो बिजनेस डिसकंटिन्यू करने की वजह से अगर बैड डेप्ट्स होता है तो वो बैड डेप्ट्स फिर अलाउड नहीं है, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में जाता है। क्लियर? तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा ये क्या था? बैड डेप्ट्स। सर ये सारे के सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से खर्चे डिसअलाउड है, ठीक है? इन्हीं टॉपिक को हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। और जब भी कोई खर्चे दिखाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस कंप्लीट होने चाहिए, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब एडवर्टीजमेंट, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है कंपनी है तो एडवर्टीजमेंट तो करेगी करेगी। एडवर्टीजमेंट अगर करते हैं हमारी कंपनी तो बिल्कुल वो खर्चे में हम शो कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक, उसमें जो भी ब्रोशर, पंपलेट वम्पलेट जो भी छपा रहे हैं,
पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट डिडक्टेबल, ठीक है। लेकिन कई कंपनियां क्या करती हैं, या कई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं सौजन्य से जनता स्टेशनरी या सौजन्य से सुजाता स्टेशनरीज, है ना। तो वो सब आप देखो, पूरा ऐड तो उस पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल नेता का हो रहा है, कंपनी का तो ऐड कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अगर वहां पे अगर ऐड में अगर कुछ खर्चा किया हो, मान लो 25,000 रुपये इस तरह के ऐड पे खर्चा किए हो किसी और के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन में, तो सर वो आपकी कंपनी का प्रमोशन नहीं माना जाता। उस 25,000 रुपये को आप खर्चे में शो नहीं कर सकते। बस यही एक पॉइंट है एडवर्टीजमेंट में। बाकी कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस के प्रमोशन के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल वो खर्चे में तुम शो करोगे। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट भी सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी खर्चा अगर आप दिखा रहे हो अपने बिजनेस में, तो वो खर्चा अलाउड है, बस ध्यान रहे ये सारे कंडीशंस कंप्लीट होने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस की बात कर रहा है। एनी एक्सपेंडिचर नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन विल आल्सो डिडक्टेबल। अभी तक तो हमने ऊपर हेड वाइज हमने खर्चे दे रखे हैं, देखे कि कौन सा अलाउड है कौन सा डिसअलाउड है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, जनरल डिडक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। कि कोई भी बाकी कोई भी खर्चा है अगर उसको आपको दिखाना है, तो बस ये देख लो ये सारे कंडीशंस कंप्लीट हो। पहला नंबर, इट मस्ट बी रियल नॉट नोशनल एंड फिक्टिशियस। जो भी खर्चा है वो रियल में हुआ हो, वो काल्पनिक नहीं हो, फिक्टिशियस ना हो। काल्पनिक खर्चे नहीं दिखा सकते ना, तो सर कैसे पता चलेगा वो रियल खर्चे हुए? अरे भाई उसको वाउचर बनेगा, है ना। अपने मान करके एज्यूम करके कोई खर्चा नहीं दिखा सकते ना आप। इट शुड, मतलब वाउचर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर ये आप लोगों ने बिजनेस अकाउंटिंग में पढ़ा था। तो मैं ऐसे ही हल्का सा मैं बता देता हूँ, कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, मोर देन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई खर्चा किया उसका फायदा उसी साल मिल गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल लैंग्वेज। इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द असेसी। जो भी खर्चा हुआ है ना, वो खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। वो खर्चा कब हुआ? प्रीवियस ईयर में हुआ, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं। शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी। वो उसी बिजनेस से रिलेटेड हो जो बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ। किसी और के बिजनेस का खर्चा मैं अपने में नहीं शो कर सकता ना। इट शुड हैव बीन एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। वो जो खर्चा किया गया है वो पूरी पूर्ण तरीके से या एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली या होली पूरी तरीके से या किसी पार्टली तरीके से बिजनेस में उसका वो खर्चा किए हो। It should be, it should not be have been incurred for any purpose which is an offense of prohibition of law. अब वो खर्चा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तुमने लॉ तोड़ा है, ऑफेंस किया, अपराध किया है। ऑफेंस मतलब अपराध, कोई अपराध तुमने किया है या कोई लॉ तोड़ा है और उसकी वजह से तुम्हें फाइन पेनल्टी देनी पड़ रही, तो वो खर्चे तुम बिजनेस में शो नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशन अगर कंप्लीट करते हो तो बिल्कुल वो खर्चे दिखा दो। वो खर्चा रियल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में हुआ हो, जिस बिजनेस रन कर रहे हो उससे कनेक्टेड होना चाहिए, किसी भी तरीके वो पूरी तरीके से ऑफिशियल मतलब बिजनेस पर्पस के लिए खर्च किया गया हो, और किसी भी तरीके का वो ऑफेंस ना हो। ऑफेंस में जो इंटरेस्ट जो मतलब आपको फाइन पेनल्टी देनी पड़ती वो नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जनरल डिडक्शंस भी कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हो किसी के दिमाग में तो पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज इट? एक्सप्रेसली डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, व्हाट इज एक्सप्रेसली डिसअलाउड एक्सपेंसेस? अब इसमें देखो हम लोग को पढ़ना है 40 की सबसे 40 की क्लॉज ए, ठीक है, सॉरी सब सेक्शन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट 40A की सब सेक्शन 2, इसको पढ़ना है। रूल 6DD पढ़ना है, ठीक है। ये सब है क्या, तो ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।
लेकिन आज के टॉपिक में नहीं कवर करेंगे, ये हम लोग कवर करेंगे अगले टॉपिक में, यानी अगले दिन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आपको सबको मज़ा भी आएगा। आपने सुना भी होगा 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपने बिजनेस अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि अगर 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट हो तो बैंक से करना है। तो उसके लिए आखिर में कौन सा सेक्शन है, तो वो सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि उसके लिए सेक्शन है 48 की सब सेक्शन 3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये सब हम लोग कवर करेंगे कल, आज नहीं। अभी तक की टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था, जा रहा था, गो थ्रू हो रहे थे। अब हम लोग को थोड़ा सा सेक्शन वाइज भी थोड़ा सा स्टडी करना होगा, ठीक। अभी तक जैसे जो हम लोग ने पढ़ाई की उतना सेक्शन नहीं पढ़ा, बस एक सेक्शन हम लोग ने सेक्शन 32 पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया भी था। सेक्शन 32, सेक्शन 3 में क्या था, डेप्रिसिएशन, ठीक। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हाईलाइट किया गया है और दैट शुड बी इन योर माइंड, वो आपके माइंड में भी होने चाहिए। तो मैं अटेंडेंस ले लूँ,